हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा मौर्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने फास्ट रिवीजन की जो सीरीज़ शुरू की थी, आज उसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हमने ये देखा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, उनको हमने कैसे क्लासिफाई किया है या किस साइंटिस्ट का हमने मेथड फॉलो किया क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले जिसने क्लासिफिकेशन दिया था वो थे एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई किया था। तो प्लांट्स को उन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, एंड एनिमल को उन्होंने क्लासिफाई किया था कुछ एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जिनके पास नहीं होते। तो ये उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन की थी एनिमल की। तो एनिमल विथ रेड ब्लड सेल्स एंड दूसरे थे विदाउट रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था। उनके बाद आए लिनास। लिनास ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तुम देख सकते हो कि लिनास ने पहले वाले चैप्टर में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो लिनास का जब नाम आएगा तो 2 वर्ड को हमेशा रिलेट करो, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो लिनास, इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने 2 ही किंगडम बताई थी, प्लांट और एनिमल की। तो किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। बट प्लांटी में इन्होंने प्लांट, फंजाई सबको इंक्लूड कर दिया था, और एनिमेलिया में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं बताया था। तो ये क्लासिफिकेशन आगे चल के किसी ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। फिर बाद में एनसीईआरटी में आते हैं हमारे आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनको आज हम फॉलो करते हैं और यही आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरली। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने एनिमल को 5 किंगडम में बांट दिया था, और वो किंगडम कुछ ऐसे थे। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, अब प्लांटी और एनिमेलिया का एक डिफरेंट चैप्टर है, तो उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने वाले। हम इसमें मेजरली मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आर.एच. व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी थी। वो कौन कौन से थे? वो वायरस थे और लाइकेंस। इनको किसी ने कहीं भी जगह नहीं दी किसी के भी क्लासिफिकेशन में, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती नहीं है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी इन एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? उन्होंने यूज़ किया था प्रॉपर्टी की सेल टाइप कैसा है, ओके, या सेल वॉल कैसा है, हम कह सकते हैं। उन्होंने पहली प्रॉपर्टी जो यूज़ की थी वो था कि सेल वॉल कैसा है। तो डिपेंडिंग ऑन वो सेल वॉल एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। फिर उन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन को देखा था कि एक्चुअली बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल का या प्लांट का न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडिंग है। देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स,
इन कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके आर.एस. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। तो एनसीईआरटी में ये टेबल दिया है और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। सो सी, उन्होंने कुछ जो कैरेक्टर लिए थे वो यहाँ पर है, जैसे कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये उनके कैरेक्टर्स थे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आर.एस. व्हिटेकर ने कौन से कैरेक्टर कंसिडर किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने में, और उनके 5 किंगडम यहाँ पर है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सबसे पहला था सेल टाइप, कि किस तरह का सेल है। तो इस पूरे 5 किंगडम में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे हमारे यूकैरियोटिक है। तो मोनेरा इज़ प्रोकैरियोटिक, आगे के जितने भी वो सारे मोनेरा इज़ प्रोकैरियोटिक, आगे जितने भी सारे यूकैरियोटिक हैं। देन सेल वॉल कैसा है, तो यहाँ पे सेल वॉल बहुत बेसिक और मेजर प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। हम देखेंगे कि सबके सेल वॉल अलग है या फिर सेल वॉल है ही नहीं। तो जैसे कि मोनेरा के पास जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेलुलोजिक या फिर पॉलीसेकेराइड का होता है और अमाइनो एसिड का होगा। यूकैरियोटिक में कुछ कुछ के पास सेल वॉल है और कुछ कुछ के पास नहीं है। प्रोटिस्टा में, फंजाई के पास जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का होता है, प्लांट का सेलुलोज का होता है, ऑब्वियस सी बात है, और एनिमल्स में सेल वॉल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हर एक के सेल वॉल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। फिर उन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक कैरेक्टर लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। देन वी हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उन सेल लेवल पे उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। फंजाई में हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे टिश्यू हो जाता है, यहाँ ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन नहीं बनता। लेकिन प्लांटे और एनिमेलिया में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से ये अपना पेट भरते हैं या न्यूट्रिशन करते हैं, ये इनका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला है ऑटोट्रॉफिक, जो अब मोनेरा में आपको हर एक तरह के मिल जाएंगे। ऑटोट्रॉपिक में 2 मिलेंगे, कीमोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक, एंड देन हेटरोट्रॉपिक मिलेंगे। हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। देन वी हैव प्रोटिस्टा। इन प्रोटिस्टा भी आपको ऑलमोस्ट सारे तरीके के मिल जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक में, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक। फंजाई में जनरली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कोई फोटोसिंथेटिक नहीं होता, और वो भी कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पे आते हैं, जैसे फंगस हमेशा ऐसी चीज़ों पे आता है जो चीज़ सड़ रही है यानी डेड हो रही है, डिके हो रही है। तो फंगस ऑलवेज ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, तो उसका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, सेप्रोफाइटिक होगा। देन प्लांटे में हमेशा सबके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो ऑटोट्रॉफिक। देयर आर सम प्लांट जो पैरासाइटिक हैं बट उनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे, बट जनरली प्लांटे में सब क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। और एनिमेलिया हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और सेप्रोफाइटिक होता है। कुछ ऐसे एनिमल है जो सेप्रोफाइटिक है और जनरली होलोजोइक है। तो ये टेबल है, इसमें आर.एस. व्हिटेकर ने की सारी बातें हैं कि उन्होंने उसमें कौन से कैरेक्टर लिए थे और किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था, और इसी टेबल के को हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो अब हम हमारा पहला किंगडम पढ़ेंगे, मोनेरा, या रिवाइज करेंगे। फर्स्ट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में क्या बात याद रख सकते हैं हम, कि इसके अंदर जितने भी एनिमल इंक्लूड होते हैं वो सारे आपके यूनिसेलुलर हैं। सो दे आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो ये याद रखना है कि वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एंड देन इनके कुछ हम जनरल फीचर्स जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि हमने मोनेरा के जो बैक्टीरिया हैं उनको हमने उनके शेप के हिसाब से डिवाइड कर दिया या कैटेगराइज कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू देयर शेप, फॉर एग्जांपल शेप के बेसिस पे अगर उन्होंने डिवाइड करें, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो जो बैक्टीरिया सर्कुलर होते हैं या स्फेरिकल शेप के होते हैं, इस तरीके से स्फेरिकल शेप, उन्हें कहा जाएगा कोकस या कोकाई। ओके, कोकस सिंगुलर है, अगर कोकाई प्लूरल वर्ड होता है। सो स्फेरिकल शेप के इन्हें क्या कहा जाएगा, कोकाई।
देन जिनका शेप रॉड शेप जैसा होता है, जिस तरीके से, ऐसे बैक्टीरिया को बैसिलस कहा जाता है या बैसिलाई। फिर कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल होते हैं, उनके पास जनरली फ्लैजेला भी होता है कुछ इस तरीके से, स्पाइरलम। एंड देन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉमा शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके से, उन्हें कहा जाता है विब्रियो। तो पहला हमें किंगडम मोनेरा में उनके शेप के हिसाब से कैसे डिवाइड किया ये जानना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, जो एक्चुअली जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्स होता है, जिस तरह से उनका न्यूट्रिशन भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, या हाँ, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो जो न्यूट्रिशन होता है वो कुछ दो तरीके का होगा ऑब्वियसली, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में दो तरीके मिल जाएंगे हमें, कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक और कुछ कीमोसिंथेटिक। एंड कीमोसिंथेटिक। देखो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑब्वियसली अपने फूड को बनाने के लिए सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, पर कीमोसिंथेटिक क्या यूज़ करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज़ हुई एनर्जी, इसलिए उन्हें कहा जाता है कीमोसिंथेटिक। ओके, तो जनरली दे आर वेरी ओल्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिनके पास कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एंड हेटरोट्रॉपिक तो सिंपल है, वो उनके पास कुछ भी नहीं है फूड अपना बनाने के लिए, तो हमेशा डिपेंड करेंगे दूसरे एनिमल पे, डेड एंड डिकेइंग एनिमल के ऊपर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा किंगडम मोनेरा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसमें कुछ हमारे यू बैक्टीरिया है, कुछ आर्की बैक्टीरिया है। तो पहले हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होता है उन्हें वो ऐसे कंडीशंस में मिलते हैं जहाँ पर कोई और बैक्टीरिया ना मिल पाए, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है, जैसे कि उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड मिथानोजेंस। जो हेलोफाइल्स हैं वो सलाइन वाटर में मिलते हैं। ओके, सो दे आर फाउंड इन सलाइन वाटर। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं। दुनिया में बहुत जगह ऐसे वाटर सोर्स है जहाँ से बहुत गर्म पानी आता है, तो वहाँ पर भी हमें थर्मोएसिडोफाइल्स है। वॉल्केनो जहाँ पर होते हैं वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं, वो सारे हमारे थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी मिल पाते हैं। तो हम ये कहाँ पे मिलेंगे, जनरली हॉट स्प्रिंग्स में। एंड देन मिथानोजेंस, ये कहाँ पर मिलते हैं, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जनरली दे आर फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट
cows and buffalo. So gut of ruminant animals, cows and buffalo. सो मिथानोजेंस का यूज़ किया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन में. तो जो काउडंग यूज़ किया जाता है बायोगैस के लिए, जो मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है? ये मिथानोजेंस ही प्रोड्यूस करते हैं. तो इनका कुछ यूज़ भी है, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल. प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस, ये हम जिसे कह सकते हैं बायोगैस. कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मिथानोजेंस कर रहे हैं. ये हो गया हमारे आर्की बैक्टीरिया के बारे में. तो जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है उसने कहा जाता है यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है. ओके, एक और बात, ये जो आर्की बैक्टीरिया इनके पास इतने जो सुपर पावर्स है, लाइक कहीं पे भी रहना, ये सारी चीज़ें कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि उनके पास स्पेशल तरीके का सेल वॉल होता है. उनका सेल वॉल बहुत अलग होता है, इसकी वजह से ये इतने लाइक एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते हैं. तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल. ओके, नेक्स्ट बैक्टीरिया है हमारा यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है. और जनरली हम यहाँ पर जो यू बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं उनमें हम पढ़ने वाले साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इज़ नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी साइनोबैक्टीरिया. known as blue green algae. Okay, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ऑब्वियसली दे आर फोटोसिंथेटिक. तो इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल ए होता है. तो दे हैव क्लोरोफिल ए. एंड इनका जो सेल वॉल होता है वो जनरली किंगडम प्लांटे के सेल वॉल से मिलता है. तो सेलुलोज का सेल वॉल होता है. दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल समटाइम्स एंड समटाइम. जनरली जो सेल वॉल है वो हमारे रहेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिनसे उनको प्रोटेक्शन में मिलता है. तो हम कार्बोहाइड्रेट वाला लिखेंगे यहाँ पे. दे हैव सेल वॉल. made up of carbs या कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हो पाते हैं. ठीक है, आगे इनके पास एक साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया आते हैं जैसे हमारे नॉस्टॉक और एनाबिना. उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं. वो स्पेशल पावर्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का. तो हमें तो एग्जांपल पढ़ना है यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के, नॉस्टॉक एंड एनाबिना. ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं. दे फिक्स नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हमारे एनवायरनमेंट में अमोनिया प्रेजेंट होता है उसको एज इट इज़ हमारे प्लांट यूज़ नहीं कर सकते. तो ये बैक्टीरिया उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है प्लांट अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. तो नॉस्टॉक और एनाबिना क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग या फिक्सेशन. अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कर पाते हैं? इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसे कहा जाता है हेटेरोसिस्ट. सो नाइट्रोजन fixation with the help of heterocyst.
हेटेरोसिस्ट एक ऐसा सेल है जिसके वॉल्स होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, और वॉल्स मोटे होने के कारण उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाती, और ऑक्सीजन ना आने के कारण जो एंजाइम होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रॉपरली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। ओके, देन आगे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हेटेरोसिस्ट। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे यू बैक्टीरिया पहले तो सिंपल है बाइनरी फिशन, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा, सिंपल, ये इनका एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। व्हाट इज एंडोस्पोर? जब कंडीशन बहुत अनफेवरेबल होते हैं तो बैक्टीरिया अपने अंदर एक स्पोर बना लेता है जिसे एंडोस्पोर कहा जाता है, जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो जो एंडोस्पोर है वो रह सकता है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है वो एंडोस्पोर एक बैक्टीरिया के अंदर चाहे बैक्टीरिया को जन्म देता है या बैक्टीरिया के अंदर बदल जाता है। तो पहला आपका बाइनरी फिशन, देन है एंडोस्पोर, एंड कुछ होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज़ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम जेनेटिक एक्सचेंज करते हैं, बैक्टीरिया जेनेटिक एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ फिलाई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन बैक्टीरिया एंड दिस इज़ अनदर बैक्टीरिया। सो फ्रॉम बैक्टीरिया 1 एक पिला है जो इमर्ज करता है और वो जाके बैक्टीरिया 2 से अटैच हो जाता है, जिसके वजह से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हम पास कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन भी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एंड देन बाद में होता है ट्रांसडक्शन, जो बैक्टीरिया की मदद से जो बैक्टीरिया होता है उनके अंदर वायरस करवाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो होता है वो वायरसेस की मदद से होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है। ओके, तो जैसे कि बैक्टीरिया जनरली क्या होता है हमारे फोटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है वो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। जितनी भी बीमारियां होती हैं डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि उनका फूड बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ही नहीं, वो सन से डायरेक्टली फूड नहीं बना पा रहे, वो ऑटोट्रॉफिक है ही नहीं, तो फूड के लिए किसी और एनिमल के ऊपर वो डिपेंड होंगे। तो जब वो अपने फूड के लिए किसी और एनिमल के पास जाते हैं तो उनको वो बीमारी करके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइफॉइड, कौन कौन सी बीमारी करते हैं वो? टाइफॉइड, कॉलेरा, देन सिट्रस कैंकर। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो कौन किसके वजह से होती हैं? हमारे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के वजह से, ओके। तो और वो जनरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये बैक्टीरिया के बारे में हो गया। अब दुनिया में एक सबसे छोटा बैक्टीरिया भी है जिसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, ओके। माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है इट इज़ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। सो लेट्स स्टडी अबाउट माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, इनको PPLO भी कहा जाता है, ओके। और इनसे निमोनिया जैसी बीमारियां होती हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं और ये बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, ओके। एंड लास्ट में अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। शॉर्ट में देख लेंगे क्या क्या होता है बैक्टीरिया के पास। ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे आप कह सकते हो सेल वॉल।
एंड सेल वॉल के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स. सो दिस इज़ ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, सो ये 3 लेयर होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया का सेल एनवलप कहा जाता है. देन बैक्टीरिया के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो जनरली हमसे अलग होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर होता है और इसलिए इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है. और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. एक मिनट, सॉरी, हम सिर्फ लिखेंगे सिंगल क्रोमोसोम. वो होता है सिंगल क्रोमोसोम. साइटोप्लाज्म होता है इनके पास. साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी होंगे और वो राइबोसोम जो होंगे वो हमारे 70S राइबोसोम्स होंगे. इनके पास मीजोसोम्स भी होते हैं. मीजोसोम्स आर नथिंग बट इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपको ये एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिल जाएंगे. सो दिस इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. Sometimes it also helps in cell division. Okay, and then you have chromatophore. जैसे कि ये बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, तो इनके पास कोई सेल ऑर्गेनेल ही नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो कुछ तो होना चाहिए जो क्लोरोप्लास्ट जैसा हो, इसलिए उनके पास होता है क्रोमेटोफोर, जिसके अंदर ये पिगमेंट्स रहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. पिगमेंट in chromatophore. And then you have flagella. वॉल पे आपको बैक्टीरिया के पास सीलिया मिल जाएंगे, स्मॉल सॉल सीलिया. एंड उसके अलावा मिल जाएंगे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है फिम्ब्रिए. एंड फिम्ब्रिया के अलावा हमें मिल जाएगा पिलाए. पिलाए वही स्ट्रक्चर है जो कॉन्जुगेशन में मदद करता है. सो ये है बैक्टीरिया का सिंपल सा रिवीजन. ओके, इसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में रिवाइज़ कर लिया है. नेक्स्ट हमारे जो किंगडम है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवाइज़ करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियोज़ देखिए. थैंक यू.